तो सेकंड हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज। जैसे वाटर है, तुम उसको बॉईल करके देखना, ऐसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल हो रहा है, अब उसमें कुछ सॉल्ट ऐड कर दो तुम लोग। सॉल्ट क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो देखोगे क्या कि 100 डिग्री से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा? बॉईल होगा। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। और वही जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बताओ, किसको किसको पता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में? फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बॉइलिंग। पहले बॉइलिंग पॉइंट तो देख ले, तब तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। सृष्टि, क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट? क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट? कोई भी लिक्विड बॉईल होता है। गधो, आज के बाद ये याद नहीं रखना है। देखो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का नहीं, जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब धरती पे है तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 atm है। धरती पे हो तो कितना? माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ तो एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और होगा, पानी के अंदर जाओगे कुछ और होगा। तो जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। देखो ग्राफिकली पहले हम लोग समझते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ग्राफिकली थोड़ा सा हम लोग समझ लें। वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? वेपर प्रेशर। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? टेम्परेचर। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? टेम्परेचर। और अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि धरती पे हैं, तो धरती पे है तो एक्सटर्नल जो प्रेशर है कितना है? 1 atm है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 atm। अब देखो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? यहाँ से मान लो प्योर हम लोग लिक्विड ले रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस लिक्विड का, ये जो लिक्विड है, आपने जो लिक्विड लिया है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, वाटर हो सकता है। आपने बॉईल किया, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। और जिस टेम्परेचर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वही इस लिक्विड की क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर के। और धरती पे तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना लेके चलते हैं हम लोग? 1 atm। तो आज के बाद ये डेफिनेशन याद रखना है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिख लो इस लाइन को तुम लोग, ठीक है। तो अब डेफिनेशन जो है पहले याद जो किए थे कि लिक्विड जिस टेम्परेचर बॉयल होता है वो भूल जाना है, ठीक है सृष्टि। तो बॉइलिंग पॉइंट में लिख लोगे तुम लोग, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to the एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? तो आज के बाद सबसे पहले आप लोग बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये याद रखें, ठीक है। पढ़े होंगे लेकिन तुम लोग याद नहीं रखते हो, ठीक है। जब क्लास 12 में तुम लोग पढ़े होंगे तो टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे ये चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। हो गया सबका? आयुष ऑन कर लो। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? इंक्रीज होती है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था।
जब किसी प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, सपोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर तुम लोग ले लो, ठीक है, कोई भी प्योर सॉल्वेंट हम लोग ले लें जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ है। तो प्योर सॉल्वेंट का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कितना ले रहे हैं, T0B, कितना ले रहे हैं, T0B, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute। अब इस प्योर सॉल्वेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, TB, क्या ले रहे हैं, TB। अब अगर हम लोग बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी बात करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, कोई नहीं बताएगा, सृष्टि ओनली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग किसे लिखते हैं, डेल्टा TB से। बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी, TB माइनस T0B, क्योंकि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा, और प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम, और ज़्यादा में से हम लोग क्या करते हैं, कम को माइनस करते हैं। तो डेल्टा TB आपको क्या मिल जाएगा, TB माइनस T0B। अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें, अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली ये एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा TB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और आपको पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कोलिगेटिव। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। और तुम लोग देखो तो मोलालिटी को हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी कि कहीं ना कहीं डेल्टा TB किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। और जितने ज़्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, यानी सॉलिड पार्टिकल्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है ना। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो डेल्टा TB इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे KB इंटू M। मोलालिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट क्या होता है, KB, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इबलियस्कोपिक कांस्टेंट। KB क्या होता है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इबलियस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इबलियस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ से KB के, तो यूनिट ऑफ KB क्या हो जाएगा बताओ। तो यूनिट भी आपको ध्यान में रखने हैं, यूनिट से भी कभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ KB की, यूनिट ऑफ KB, देव, कोई नहीं बताएगा, ओनली एंड ओनली देव। KB क्या हो जाएगी, KB की यूनिट। तो KB अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बाई क्या हो जाएगा, M लिख सकते हैं ना। देखो इक्वेशन फर्स्ट इसे ले लो, तो KB इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB बाई M। डेल्टा TB क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ही तो है। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर है चाहे टेम्परेचर, यूनिट क्या होगी, सेम ही होगी ना। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डेल्टा TB का केल्विन। और मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर kg। मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर kg। जब ऊपर लेके जाएंगे तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ K, दिस इज द यूनिट ऑफ KB। क्लियर है। तो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो डेराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, तो ये टाइप का क्या है, डेराइव्ड यूनिट ही तो है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन ऑफ KB की, किसकी बात करें हम लोग, डेफिनेशन ऑफ KB की, डेफिनेशन ऑफ KB।
तो बहुत ही सिंपल ये भी। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग बात करें, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इफ अगर हम लोग मोलालिटी क्या ले लें सोल्यूशन की, यूनिटी ले लें, मोलालिटी क्या ले लें, यूनिटी ले ले, 1 ले ले, तो के बी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी बी के, यानी कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी। यानी कि के बी कुछ नया चीज़ नहीं है, ये भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है, लेकिन कब, जब सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। क्लियर है, ये भी क्या है, एलिवेशन इन, इट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन टेकन एज यूनिटी। अगर सॉल्यूशन की मोलालिटी हम लोग कितना ले लें, 1 ले लें, तो उस टाइम पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वही किसके इक्वल होगा, के बी के इक्वल। क्लियर है, कोई डाउट है तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, या मैं बोल दूंगा उसे लिख लेना, ठीक है। आयुष लिख लो तुम लोग, मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू द elevation in boiling point, it is equal to the elevation in boiling point when molality of a solution, when molality of a solution is taken as unity, is taken as unity। क्लियर है, तो सॉल्यूशन की मोलालिटी अगर हम लोग 1 ले लें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के इक्वल होता है। क्लियर है, हो गया सबका, ठीक है। तो इधर तो ही होगा, ये तो हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इसको फॉर्म को तुम लोग और एक्सपेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो तुम लोग, लेकिन मैं बोलूँगा कि यही फॉर्म डायरेक्ट तुम लोग याद रखो, ठीक है। और इसको तुम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो ऐसे, ये हो गया ना ऊपर वाला, ये हो गया सृष्टि, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस फॉर्म को तुम लोग और चेंज कर सकते हो, इसमें क्या क्या, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, और हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, के बी। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मान लो सॉल्वेंट का मास किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है, किस में गिवन है, ग्राम में, तो क्या करेंगे 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, केजी में। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तुम लोग क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, बताओ सॉल्यूट के लिए हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं 1 और सॉल्वेंट के लिए 2। एनसीईआरटी में अपोजिट एज्यूम किया हुआ है तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। एनसीईआरटी में सॉल्यूट को क्या लिया हुआ है 2 और सॉल्वेंट को क्या लिया हुआ है 1, लेकिन हम लोग सॉल्यूट के लिए क्या लेंगे 1। तो यहाँ से हम लिखना चाहें डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, तो के बी तो एज इट इज रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू अगर ये ग्राम में गिवन हो मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1000 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 1000 आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये भी फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे W1 क्या है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करेगा, किसमें कन्वर्ट हो गया, केजी में। क्लियर है ना, तो ये फॉर्म भी आप डायरेक्ट यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म भी कॉपी कर लो। ये तो हो गया ना इधर का सारा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ लो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर को, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर। क्लियर है। और इस पे हम लोग ले रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, जो आपका हम लोग कितना लेके चल रहे हैं यहाँ पे 1 atm। क्लियर है।
अब ये हम लोग ले रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए ले रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और जिस पॉइंट पे ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर के, वही आपका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। और ये हम लोग ले रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए ले रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट के लिए। बताओ प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने बॉइलिंग पॉइंट कितना लिया था? हमने T0B। क्या लिया था हमने? T0B। क्लियर है? अब ये हम लोग ले रहे हैं सोल्यूशन के लिए। किसके लिए? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर के, और जिस पे ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा? सोल्यूशन का। और यही जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? नोट करें फटाफट। ये हो गया सबका? ये हो गया? नोट करते चलो जल्दी। क्या ऑफ क्यों कर दी? मैंने किया तो नहीं ऑफ टाइम स्टार्ट किया था, ऑन ही ऑफ नहीं किया, ऑन भी कर रहा है उस टाइम से। और ये ऑन ही नहीं था इस टाइम पे। अब ऑन है तुम्हें मना किसने किया ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए? खाना सर। उस टाइम ऑफ हुआ था, किसने बोला तुम्हें? ऐसे मैंने बोला था ना। वो सो रहा था वहाँ पे। सर ने मुझे बोला कब था ऑफ करने की, और बोलते तभी तो करता हूँ। तूने अपने आप क्या off थे? कर दिया। सोया था। जब मैं बोलूँगा खुद ही मैं बोलूँगा ना आयुष से। ते कोई डाउट है? ज्योति क्लियर है? ऑन कर लो आयुष। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हम लोग थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्म? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू R T0B² 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेडिंग डालो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे साफ कर दो ना, हो गया ना सबका। तो नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे एक एक, जिससे आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन बता दो मुझे, जिसको भी बताओ बता दो जल्दी से। तो थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आयुष, देव, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। हो गया ये डेफिनेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो तुम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख लो। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट तो इसमें लिख लो द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to the vapor pressure of liquid become equal to the vapor pressure of solid. तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं फिर। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो किसी भी प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसका यूज जो है ठंडे प्रदेशों में किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, जैसे अब कश्मीर में चले जाओ, -5 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस है, तो गाड़ियों में जो कूलेंट आप यूज करते हैं ना, तो उसकी भी एक फ्रीजिंग पॉइंट होती है। और पता चला कि मान लो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस है, कूलेंट जो आप गाड़ी में यूज कर रहे हैं उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -5 है, तो गाड़ी का क्या हो जाएगा, इंजन तो फ्रीज हो जाएगा, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं,
उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे जो उसके -5 डिग्री सेल्सियस जो फ्रीजिंग पॉइंट उसको रिड्यूस करके कुछ -15 तक कर देगा वो। आप आराम से गाड़ी को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? तो तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि अब इतने तुम लोग स्मार्ट हो चुके हो। ठीक है, क्योंकि सेम ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज इट इज यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखते चलो तुम लोग भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सपोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट क्या ले रहे हैं, T0F, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या हो जाएगा, दिस इज द TF। क्लियर है? आयुष बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आयुष, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TF। क्या हो जाएगा बताओ, T0F माइनस TF। गधे, प्योर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। और मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखना चाहें, मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ से, तो मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे क्या करेंगे आप, कांस्टेंट लगाएंगे, तो डेल्टा TF इजिकल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M, एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। KF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो और कर सकते हो तुम लोग एक्सप्रेशन को, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो तुम लोग, तो डेल्टा TF इजिकल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, KF इंटू मोलालिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देव, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोलवेंट इन kg, और सोलवेंट का मास अगर ग्राम में है तो क्या करेंगे आप, 1000 से डिवाइड कर देंगे, और मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट, और ग्राम में है तो इसको केजी में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, और 1000 कहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर, अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। तो ये भी फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ये भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। आयुष, ठीक है, तो सेम वही चीज़ फिर से, अगर यूनिट ऑफ, भानु तुम बताओगे यूनिट ऑफ KF क्या होगा, हिसाब कर दो ना सारा। अरे गधे, मैंने यूनिट पूछा है, यूनिट जल्दी से बताओ, सारे लोग करो, यूनिट फाइंड करो जल्दी से। यूनिट ऑफ KF, तो सेम ही यूनिट होगा, जो K भी क्या यूनिट होगा, यूनिट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो हम लोग क्या एक्सप्रेशन मिला था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ओके, कोई नहीं, डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF इंटू M। अब बताओ यहाँ से, अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ से KF इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपन M, और टेम्परेचर हो चाहे चेंज इन टेम्परेचर, यूनिट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना, केल्विन, और मोलालिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर kg, तो जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, kg पर मोल, तो केल्विन kg पर मोल। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये आपकी यूनिट हो गई KF की। डेफिनेशन ऑफ KF की हम बात करें, डेफिनेशन ऑफ KF,
तो डेफिनेशन ऑफ केएफ की हम लोग बात करें तो इफ m इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लें 1, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग क्या ले लें, मोलालिटी 1 ले लें, तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल ही होता है, लेकिन कब, जब सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या हो जाए 1 हो जाए। तो यहाँ पे तुम लोग सिंपल लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, it is equal to the depression in freezing point when molality of solution is taken as unity, molality of solution is taken as unity। क्लियर है, कोई डाउट है? नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं इसका, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम लोग नेक्स्ट क्लास में फ़ोन सबमिट करोगे, बार बार बोलता हूँ तुम लोग फ़ोन सबमिट कर दिया करो साइलेंट करके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, समझोगे सारे लोग। तो वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। क्लियर है? और ये हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट। क्या ले रहे हैं? सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई भी आपका लिक्विड है जिसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इसका वेपर प्रेशर आगे किसके इक्वल हो जाएगा? इस सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? सॉलिड के। और वही टेम्परेचर आपका क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा? दिस इज द सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब फिर हम लोग यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, यानी सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड फॉर्म में ही तो है। और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? सॉलिड के। और जिस टेम्परेचर पे ये इक्वल हो गया वही क्या होगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया आपका? किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया? प्योर सॉल्वेंट का। T0F ये प्योर सॉल्वेंट के लिए होगा, घटता है ना, प्योर सॉल्वेंट। और ये किसके लिए हो जाएगा? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा TB। क्लियर है? और यही जो इसका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा TF। कोई डाउट है इसमें? TBTF कौन सा? ये तो TF होगा ना, डेल्टा TF। कौन सा? ये TF होगा, ये TF डिप्रेशन। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया? सॉल्यूशन का। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया? प्योर सॉल्वेंट का। देखो यहाँ पे समझ लो पहले, ये हमने सॉलिड सॉल्वेंट ले लिया। ये जो लाइन है किसका है? सॉलिड सॉल्वेंट का। अब यहाँ पे हमने ले लिया सॉल्यूशन। ठीक है, KF कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म आपको याद रखना है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको नहीं जानना है, सीधा ये फॉर्म याद रखना है। KF इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू R इंटू TF का स्क्वायर अपन 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप फॉर्म याद रखना है आपको। ठीक है, और NCERT में ये गिवन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक आया नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ सकते हैं, उस साल इसी साल क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, जब हम लोग पढ़ रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या पढ़ रहे थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैथमेटिकली हमने एक रिलेशन देखा था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था रिलेशन? आयुष, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। और अगर हम लोग M इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं?
डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई के बी लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, किसके लिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, क्या एक्सप्रेशन था आयुष? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी नहीं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम था ये एक्सप्रेशन। और एम इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई के एफ, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो दोनों ही क्या है, मोलालिटी है, एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो इस पर भी एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो डेल्टा टी बी अपन के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपन के एफ, या और हम लिखना चाहें तो डेल्टा टी बी अपन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी अपन के एफ। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। डेल्टा टी एफ टी बी और के बी दे देगा, के एफ पूछ लेगा। इसमें चारों में से एक 3 नॉन होगा, एक अननोन होगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है और ऐसा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट है? ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। आयुष, तो लास्ट है फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे साफ कर दो, हो गया? क्लियर है। तो हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी अभी। अब इनके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज को हम लोग C6H12O6 को हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं 1 kg वाटर में। तो पूछ रहा है कि अगर 1 kg वाटर में हम लोग 18 ग्राम ग्लूकोज अगर ऐड करते हैं तो किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा, जबकि एक्सटर्नल जो प्रेशर है आपका वो कितना है? 1.013 बार, यानी 1 atm है। और 1 atm पे जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। और इस सॉल्यूशन के लिए, इस वाटर के लिए केवी का वैल्यू दे रखा है। केवी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझोगे। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से के बी गिवन है। के बी इज इक्वल टू कितना है? 0.52 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। और देखो यहाँ पे ग्लूकोज जो है सोल्यूट है आपका, तो सोल्यूट का आपको मास दे रखा है, सोल्यूट का आपको मास दे रखा है, यानी कि W1 दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट आपका यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है C6H12O6, और इसका मास दे रखा है कितना? 18 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? मोलर मास ऑफ सोल्यूट की अगर हम बात करें, और सोल्यूट यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है C6H12O6, तो मोलर मास इसका कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। क्लियर है। और मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट यहाँ पे क्या है आपका? मास ऑफ सोलवेंट के यहाँ पे सोलवेंट क्या है आपका? वाटर। और मास ऑफ सोलवेंट आपको गिवन है कितना? 1 kg, 1 kg। और हम लोग से पूछा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा है किसका? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है? टी बी माइनस टी नॉट बी। मैंने बताया था जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी टी बी क्या है? सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट, और टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर। क्लियर है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो टी बी जो है, टी बी जो है यहाँ पे क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है आपका, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को निकालनी है। और टी नॉट बी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे टी नॉट बी भी आपको पता है। टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम लोग लिखना चाहें केल्विन में तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। क्लियर है। तो टीबी तो पता है, अगर हम लोग यहाँ से डेल्टा टीबी पता चल जाए तो यहाँ से हम लोग टी नॉट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको एक्सप्रेशन पता है। यहाँ से देखो, आपने अभी देखा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टीबी, ये किसके इक्वल होता है? केबी इंटू मोलालिटी के इक्वल, केबी इंटू मोलालिटी। क्लियर है। अब डेल्टा टीबी की अगर हम लोग बात करें तो केबी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से देखो केबी कितना है? 0.052, 0.52। और मोलालिटी की अगर हम लोग बात करें तो मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। और सोल्यूट यहाँ पे क्या है, क्या है विपिन, सोल्यूट यहाँ पे, तो सोल्यूट आपका क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का मोल्स यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ग्लूकोज का अगर हम लोग मोल्स निकालें, C6H12O6 का मोल निकालें, तो C6H12O6 क्या हो जाएगा, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास कितना है 18 ग्राम, और मोलर मास कितना है 180, कितना आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पे आपको सोल्यूट का मोल मिल गया कितना 0.1, यहाँ पे रखें तो डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.52 इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 0.1, और मास ऑफ सोलवेंट आपको दे रखा है कितना 1 kg, और केजी में ही रखना है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा TB 0.052, और यूनिट क्या होगी केल्विन। क्लियर है। अब डेल्टा TB पता हो गया यहाँ से, और टी नॉट भी पता ही है, तो यहाँ से अगर हम लोग TB निकालना चाहें तो TB कितना हो जाएगा विपिन, डेल्टा TB प्लस टी नॉट बी, और डेल्टा TB कितना है और टी नॉट बी कितना है, टी नॉट बी आपका 373 और डेल्टा TB कितना है 0.052, यानी यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन की आपकी निकल जाएगी 373.052 केल्विन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं। तो अगर आप प्योर वाटर में 1 kg वाटर में अगर 18 ग्राम ग्लूकोज आप ऐड करेंगे तो जो 373 से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कितनी हो जाएगी 373.052 केल्विन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कभी आपसे मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको हम लोग एक्सप्रेशन में आपसे मोलर मास पूछ ले, या मास ऑफ सोल्यूट पूछ लेता है, मास ऑफ सोलवेंट पूछ लेता है, तो कुछ भी निकालना हो इस इक्वेशन से आप यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है। क्लियर है। तो अभी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी हम जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देख रहे हैं सोल्यूट क्या हो रहा है, ना ही एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट हो रहा है। अभी उसी सोल्यूट के बारे में देख रहे हैं जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो कोई 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है, जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना घट रहा है 0.40 केल्विन से। तो बोल रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ आपको दे रखा है 5.12, तो पूछ रहा है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपका कितना होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो अगर हम लोग बात करें तो मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम कितना है, और मास ऑफ सोलवेंट आपको गिवन है। सोलवेंट यहाँ पे कौन है बेंजीन, सोलवेंट कौन है बेंजीन, ये दे रखा है 50 ग्राम, और इसी 50 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हो रहा है, यानी कि डेल्टा TF जो आपका मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 0.40 केल्विन। क्लियर है। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि KF की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है KF की वैल्यू 5. हाँ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट KF, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कितना है आपका 5.12 केल्विन kg पर मोल। क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि मोलर मास सोल्यूट का, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको तो पता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये आपसे पूछा है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्म होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू, देखो मोलालिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोलवेंट इन kg, मास ऑफ सोलवेंट इन kg। अगर ये ग्राम में होगा तो 1000 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड आगे कहाँ हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो KF। अब बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपन क्या लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो ये
ये मास ऑफ सॉल्वेंट जो यहाँ पे गिवन है वो किस में गिवन है? ग्राम में। तो 1000 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये नंबर ऑफ सॉल्यूट जो था वो हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सारी चीज़ें रखें यहाँ पे। डेल्टा टीएफ आपको पता है कितना है? 0.40, और केएफ कितना है? 0.52। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 ग्राम। देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 ग्राम, और इंटू 1000 है तो 1000 रहेगा एज इट इज, और डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो निकालना है हम लोग को, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 50। अब ग्राम में था तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आके मल्टीप्लाई हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया? केजी में। तो यहाँ से अगर हम लोग रखें तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.52 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.40, और यहाँ से ये सारी वैल्यू जब आप रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। और यहाँ से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हो सकता था कि मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछ लेता, मोलर मास दे देता। क्लियर है? तो इन इक्वेशन में एक अननोन होगा, बाकी सारी चीजें नोन होंगी सबका। सिंपल, ठीक है। हो सकता है डेल्टा टी पूछ ले, के पूछ ले, तो सब में ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं।